हेलो एवरीबॉडी। एज यू नो कि यूपीएससी ईपीएफओ की वैकेंसी आ चुकी है और ये नॉर्मल यूपीएससी एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसके अलावा कुछ एक्सपर्टीज भी मांगता है। ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो लोग अकाउंट्स बैकग्राउंड से हैं या फिर जो लोग लॉ बैकग्राउंड से हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो नॉर्मल ग्रेजुएट है वो सीख नहीं सकते हैं। ऑफ कोर्स दे कैन लर्न। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिलेबस और इसका जो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है, यानी कि कितने क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एज यू ऑल नो, क्योंकि ये हर साल नहीं आती है और साल 2 साल एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करना जिसकी वैकेंसी कब आएगी ये हमको खुद को पता नहीं होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जनरली स्टूडेंट्स तब तैयारी करना शुरू करते हैं जब इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी होती है और अब वो टाइम आ चुका है, यानी कि वो नोटिफिकेशन आ चुकी है। निशुल्क आईएएस एक ऐसा इनिशिएटिव है जो उन मार्जिनलाइज्ड बच्चों की हेल्प करता है जो एक्चुअल में ये किसी कोचिंग की मोटी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप सब देखते हैं सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो एक प्रोमो लेक्चर की तरह वर्क करते हैं, यानी कि एक वीडियो रहता है और उसके बाद फिर आपको बाकी वीडियो के लिए पैसे देने पड़ते हैं, आपको पेड कोर्स खरीदना पड़ता है। बट निशुल्क आईएएस इज एन इनिशिएटिव जहां पे आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना है, आपको सिर्फ आकर के ये सारे वीडियोस देखने हैं एंड देन यू विल गेट एन एनालिसिस ऑफ द होल सिलेबस एज वेल एज ऑल द कंटेंट्स कवर्ड जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले एक बार इसका सिलेबस जान लेते हैं, बिकॉज जब तक हमको सिलेबस नहीं पता होगा या हमें ये नहीं पता होगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, तब तक इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उस एग्जाम को एनालिटिकली एनालाइज कर पाएं और उसको क्वालिफाई कर पाएं। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले हम आते हैं सब्जेक्ट्स पे कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है जनरल इंग्लिश, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पिछले ट्रेंड से लगभग 20 क्वेश्चन। ये बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी कि यूपीएससी आपको 20 सवाल देगा ही देगा। और इस 20 सवाल में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉम्प्रीहेंशंस, यानी कि अगर आपके कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप मान के चलिए कि 20 में से 8 सवाल आप आसानी से इसमें क्रैक कर जाएंगे। सेकेंड आता है आपका क्लोज टेस्ट और पैराजम्बलिंग। क्लोज टेस्ट और पैराजम्बलिंग में बेसिकली आपको एक पैराग्राफ के पार्ट्स दिए होते हैं, एनालिटिकली आपको उसको समझना होता है और फिर उसके बेसिस पे आपको अरेंज करना होता है। और इसके अलावा फिर होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है? तो फिल इन द ब्लैंक्स में बेसिकली आपके जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी प्रीपोजिशंस भरना, कंजंक्शंस भरना या फिर आर्टिकल्स भरना, डिपेंड करता है वो, उसके बेसिस पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं और उस पे आप आराम से आप उसको भर सकते हैं। सब्जेक्ट से पहले मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो आप सबको मोस्ट ऑफ द जो ईपीएफओ का फॉर्म भर रहे हैं उनको ये पता होगा कि ये एग्जाम बेसिकली आपका 300 मार्क्स का होता है और ये 1 डे एग्जाम है, यानी कि आप एक लेवल 10 की जॉब या लेवल 8 की जॉब सिर्फ एक दिन के एग्जाम में निकाल सकते हैं। और ये जो 300 मार्क्स है दैट विल कंसिस्ट ऑफ 120 क्वेश्चंस, जिसका बाइफर्केशन मैं आपको भी बताने वाली हूं। तो इसमें से आप मान के चलिए 20 सवाल आपके इंग्लिश के आ जाते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा चंक है। अगर आप ये सेगमेंट बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो आप एक एडवांटेज में रहेंगे, बिकॉज एक ऐसा एग्जाम जो 1 डे है वहां पे जाहिर सी बात है कंपटीशन ज्यादा होगा और जहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा वहां पे आपका एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। सेकेंड जो टॉपिक है हमारा वो है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स। अब इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स। इंडियन कल्चर यानी कि हमारी जो आर्ट एंड कल्चर जो हम यूपीएससी में पढ़ते हैं, और फ्रीडम मूवमेंट्स में बेसिकली हमारा आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आप किसी और सिविल सर्विस के एग्जाम में देखिए तो इसका चंक बहुत ज्यादा होता है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, पर यहाँ पे इसका वेटेज आप मान के चलिए कि 9 सवाल, you will get at least 9 questions from this. Next आते हैं हम इकोनॉमी, बेसिकली डेवलपमेंटल ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। अब ये क्या है? तो इसमें आपको इकोनॉमी के बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने हैं,
मेनली एक दो सवाल जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं, मे बी ऑफ इकोनॉमिक सर्वे या फिर जो अभी कुछ आरबीआई की रिपोर्ट आई हो, उससे रिलेटेड आपको 2 से 3 सवाल आप एक्सपेक्ट कर लीजिए। किसी साल कम ज्यादा हो सकता है, पर आप मान के चलिए 2 से 3 सवाल, ज्यादा से ज्यादा 5 सवाल। तो ये हमारा इकोनॉमी का एनालिसिस हो गया। इसके बाद हम आते हैं गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, आपको पता है ये कि ये जो सब्जेक्ट है, बेसिकली ये लेबर डिपार्टमेंट या लेबर सेंट्रिक जो लॉज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उससे डील करती है। तो गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जरूरी हो जाता है, पर पूरा जरूरी नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के वो हिस्से जो बेसिकली लेबर से या उनके राइट्स से डील करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके अलावा थोड़ा बहुत जो नॉर्मल फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन है, वो आते हैं। मतलब जो डिटेल्ड एनालिसिस हम जो इन डेप्थ पढ़ते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, वैसा यहाँ पर नहीं है। तो इट विल कंसिस्ट, आप मान के चलिए 5 से 6 सवाल, 5 से 6 सवाल आपका गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाएगा। फिर आते हैं हम जनरल साइंस। जनरल साइंस यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो जनरल साइंस में आप जो वन डे एग्जाम्स के लिए अगर कोई तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि जो स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं, वैसे ही उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, पर अब आप थोड़ा सा ट्रेंड में चेंज देख सकते हैं, क्योंकि आई गेस जो स्टेट पीएससीज हैं वो भी थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस अगर आप उनका करेंगे तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा आप देखेंगे कि चेंजेस आ रहे हैं, और वो साइंस एंड टेक को भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं जितना कि जनरल साइंस को दे रहे हैं। तो आप मान सकते हैं कि साइंस एंड टेक इज ऑल्सो इक्वल वेटेज में है जितना कि आपका जनरल साइंस है, और इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 सवाल, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चंस यू कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट। थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। फिर आते हैं हम कंप्यूटर पे। ये ऐसा सेगमेंट है जो जनरली सिविल सर्विसेज वाले हैं या स्टेट सिविल सर्विसेज वाले हैं वो स्किप करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बाकी के जो एग्जाम्स है, जो मान ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एग्जाम है या फिर ये सारे एग्जाम्स है, उसमें कंप्यूटर का थोड़ा सा पार्ट रहता है, और यहाँ पे इसका अच्छा खासा वेटेज है। मतलब आप मान लीजिए कि पॉलिटी और इकोनॉमी जो इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, उससे ज्यादा इसका वेटेज है, और ये लगभग आता है आपका 9 मार्क्स का। आते हैं अगले सेगमेंट में। अगला सेगमेंट है आपका मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मेंटल एबिलिटी। अब यहाँ पे मैथ्स तो जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो समझ सकते हैं कि जो बेसिक टॉपिक्स हैं उससे आएगा। मेंटल एबिलिटी यानी कि आपका रीजनिंग पार्ट। यहाँ पे एक नया पोर्शन आ जाता है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, जो कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो इसको बेहतर एनालाइज कर पाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, स्टैंडर्ड 10 तक मीन, मीडियन, मोड, ये सब पढ़ा है आपने। तो उससे रिलेटेड डेटा एनालिसिस, डीआई, इससे रिलेटेड आपका स्टैटिस्टिक्स कवर होता है, और ये टोटल आपके होते हैं 14 से 18 क्वेश्चन। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें तो यू कैन इजिली गेट 12 मार्क्स। 12 मार्क्स बहुत इजी है अगर आपका मैथ्स अच्छा है और आप थोड़ा सा एनालिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा अकाउंट्स, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। ये भी उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, और इससे हम आप मान के चल सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। 10 to 12 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अकाउंट्स, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। अकाउंट्स थोड़ा सा बल्कि है, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है इसमें, पर ऑडिटिंग और इंश्योरेंस की बात करें तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लिमिटेड टॉपिक है, और अगर आप इसको पढ़ते हैं, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी यू कैन इजिली स्कोर 6 to 7 मार्क्स। देखिए, मैं आपसे रियलिस्टिक फैक्ट्स शेयर करूंगी, ऐसा कुछ अनरियलिस्टिक शेयर नहीं करूंगी कि आप इस बैकग्राउंड के बिल्कुल नहीं है और आप बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे फिर भी आप 12 में से 11 सवाल लगा पाएंगे, बिकॉज दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं तो यू कैन इवन स्कोर 11 out of 12, पर अगर आपका अकाउंट्स थोड़ा सा आपको लग रहा है कि इट्स डिफिकल्ट, तो आप ऑडिटिंग और इंश्योरेंस पे रिलाई करके और थोड़ा सा अकाउंट्स का बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ के आप 6 से 7 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है करंट अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक कि वनडे एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर आप पढ़ेंगे ही, पर ये यहाँ पे थोड़ा सा कैच है। कैच ये है कि सिविल सर्विस स्पेशली यूपीएससी इज वे टू एनालिटिकल।
वो आपका ब्रेनस्टॉर्म करता है, बट दिस एज यू नो इज अ वन डे एग्जामिनेशन, और वन डे एग्जामिनेशन में वन लाइनर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और करंट अफेयर इज वन सच सेगमेंट। जहां तक कि आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे, मैं वो भी लेकर आऊंगी, जिसमें we'll analyze the previous year questions of all the EPFO examinations which has been conducted till yet। लेकिन अभी जैसा कि मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स जो है वो वन लाइनर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपके एनालिसिस पे या डिटेल्ड एनालिसिस पे आता है, पर यहाँ पे आपको फैक्चुअल नॉलेज थोड़ा सा करंट अफेयर का होना जरूरी है, एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 क्वेश्चंस। 8 से 10 सवाल आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Coming to the next section, that is the most important section, and the essence of this examination is industrial relation, labor law, and social security। अब ये इतना वेग टर्म है, इतना कंबाइंड टर्म है कि लोगों को समझ में ही नहीं आता कि कितना पढ़ें, क्योंकि 30 से 35 सब्जेक्ट हैं इसमें, एंड इसका वेटेज जो है वो 20 से 22 नंबर है। बट आप इसको 20 से 22 नंबर के हिसाब से मत देखिएगा कि अगर 20 से 22 नंबर हम छोड़ भी देते हैं तो वी आर एबल टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन एंड दैट वुड बी द कट ऑफ ओनली। डोंट थिंक दिस, बिकॉज दिस 20 to 22 क्वेश्चन इज द गेम चेंजर। यही है गेम चेंजर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे ये स्किप करेंगे, और अगर स्किप नहीं करेंगे तो भी उनको बहुत सारी चीजें याद नहीं रहेंगी, क्योंकि एक्ट्स बहुत बड़े हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 35 सब्जेक्ट यानी 35 सब्जेक्ट्स, विच इज नॉट एन ईजी जॉब टू डू इन दीज 4 months। और अगर आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, तो अगर आप लॉ बैकग्राउंड के हैं देन इट्स वेल एंड गुड, पर लॉ बैकग्राउंड में भी देयर आर लॉट ऑफ लॉज, यू नीड टू हैव एक्सपर्टीज इन लेबर लॉ। तो अगर आप ये सब्जेक्ट ध्यान से पढ़ते हैं, then you can be the game changer and the officer in the next upcoming year। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या क्या पढ़ें लेबर लॉ में, हम क्या क्या पढ़ लें, ऐसा क्या पढ़ लें कि जिससे कि हमारा जल्दी से सब कुछ कवर हो जाए। और 35 सब्जेक्ट्स हैं, कोर्ट्स हैं, 4 कोर्ट्स हैं, तो अब इतने सारे सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे कैसे? सो आई विल हैव अ डिटेल्ड एनालिसिस, क्योंकि एज आई हैवंट टोल्ड यू अबाउट मी, आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, और मैं स्टार्ट करूंगी लेबर लॉ से। ठीक है, आज हम बेसिकली सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं, बट वेरी सून in the upcoming days we'll be starting with labor law and we'll be covering it all in just 2 months। भले मुझे बहुत सारे लेक्चर्स लाने पड़े, बट we'll complete the syllabus, and this is the beauty of this platform कि आपको बिना कहीं जाए आपको एक consolidated source यहाँ पे मिल सकता है। एंड लेट मी क्लियर इट, जो कि आप कमेंट्स में पूछेंगे, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे हैं कि मैम कहीं आप शुरू करके एक लेक्चर का डेमो दे करके आप अपने प्लेटफॉर्म पे तो हमें स्विच नहीं कराएंगी, या फिर आप हमें कोई पेड कोर्स खरीदने के लिए तो नहीं कहेंगी। सो लेट मी क्लैरिफाई यू वेरी वेल दैट निशुल्क IAS इज एन इनिशिएटिव कंप्लीटली फ्री फॉर यू ऑल, एंड द होल सिलेबस विल बी कवर्ड। तो जो लेबर लॉ का सेक्शन है वो आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं। मे बी लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है सोशल मीडिया पे, बट यू विल बी गेटिंग ऑल द लेक्चर्स कंबाइंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो लेट अस स्टार्ट विथ लेबर लॉज कि हम कौन कौन से लेबर लॉज को कवर करने वाले हैं। क्योंकि सी, अगर आप 35 लॉज को पढ़ना शुरू करेंगे तो 35 लॉज इतने तो क्वेश्चन भी नहीं है, तो मतलब आप एक ऑन एन एवरेज आप ये भी नहीं मान सकते कि हर लॉ से एक सवाल भी आएगा। तो इतने बड़े बड़े एक्ट्स आप पूरा पढ़ने के बाद एक भी सवाल एक्सपेक्ट ना करें तो ये बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। सो वी विल बी कवरिंग, ऐसा आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ 15 to 20 लॉज, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, और मोस्ट ऑफ द आपका उससे ही आएगा। एक आध क्वेश्चन इधर उधर से आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा लेबर लॉ है दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। दिस इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सेकेंड इज द ट्रेड यूनियन एक्ट, एंड हम जो यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो बेयर एक्ट से कवर करेंगे। सो मेक श्योर कि आपका एवरी सेक्शन ऑफ योर्स विल बी कवर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं। सी, देयर इज नो शॉर्टकट टू एग्जामिनेशन, लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू कि आप सोचेंगे कि एक लेवल 10 की जॉब आपको बिना कुछ मेहनत किए या शॉर्टकट से 4 पेज के नोट से कवर हो जाएगी, तो दिस इज समथिंग नॉट पॉसिबल, एंड आई डोंट नीड टू कन्विंस यू कि आपको पढ़ना चाहिए। इट्स योर कॉल कि आपको पढ़ना चाहिए, एंड ये एक्ट्स आप, बेयर एक्ट इज द बेस्ट सोर्स। बीइंग अ लॉयर आई एम टेलिंग यू कि कुछ भी अगर आप कहीं किसी भी बुक का इंटरप्रिटेशन पढ़ लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है जब तक आप बेयर एक्ट को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपके बेयर एक्ट से ही आएंगे। सो द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। द नेक्स्ट इज
द मिनिमम वेजेस एक्ट. सी दिस इज एन एग्जाम जो कि आपको प्रैक्टिकल एनालिसिस के हिसाब से पूछ रहा है. ये ऐसा नहीं है कि आपसे साइंस इंग्लिश सिर्फ पूछ रहा है और जब आप ऑन फील्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको इन लॉस की जानकारी ही नहीं है. सो दिस एग्जाम इज होलली कन्फाइंड टू दिस फैक्ट. द नेक्स्ट is the Payment of Wages Act. Payment of Wages Act 1936. Then coming to the next, the Employees State Insurance Act. State Insurance Act. Then the Employees PF and Miscellaneous Provisions Act 1952. इससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. प्रीवियस ईयर आप पिछले साल का ही क्वेश्चन देख लीजिए, इस एक्ट से क्वेश्चन है. देन द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वेरी प्रोमिनेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको एज एन इंडिविजुअल भी जानना जरूरी है, बिकॉज दिस इज फॉर योर बेनिफिट ओनली. और कभी ना कभी, या तो इफ यू आर अ फीमेल यू विल कम थ्रू दिस, और इफ यू आर अ मेल तो योर सिस्टर, योर वाइफ, योर एनी ऑफ द फैमिली मेंबर विल कम थ्रू इट. सो आपको ऐसे भी ये जानना जरूरी, मतलब आना चाहिए आपको. देन वी हैव दैट द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट. The Payment of Gratuity Act 1972. Then coming to the next portion, that is the Factories Act. The Factories Act 1948. Then coming next, the Contract Labor. The Contract Labor Regulation and Abolition Act. राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है बिकॉज आई एम राइटिंग इट वेरी फास्ट फॉर यू ऑल. सो राइटिंग, इग्नोर द हैंड राइटिंग. You can comment on the video and I will send you can comment it here, और मैं आपको ये जो PDF है वो मैं सेंड भी कर दूंगी, द सिलेबस एंड द होल डिटेल्ड एनालिसिस, ताकि आप जो है अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप ये आराम से पहले कर सकते, मतलब आप एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये एग्जाम देना है एंड व्हाट विल बी द रोड मैप, बिकॉज सही रास्ते पे जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आप क्या है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी इधर उधर घूम लीजिए, यू वोंट be able to crack this examination, and the competition is very very tough, trust me that. Social Security Act, that is 2008. ठीक है, सबसे पहले तो नाम ही पढ़ लीजिए, because you at least you should know the name of the act. Industrial Employment Standing Orders Act 1946. Then we have Child Labor Prohibition and Regulation Act. This is also very very important because हमारा fundamental right भी इससे deal करता है. So if not directly, then via fundamental right you can get a question through this. आप एक question आप expect कर सकते हैं इससे. Then we have 4 codes, 4 labor law codes जो कि हम बेसिकली डील करेंगे, जिसमें कि सोशल सिक्योरिटी कोड भी आता है. ठीक है, तो दीज आर ऑल द लेजिस्लेशंस जो कि इंपॉर्टेंट है. मैं ये नहीं कह रही कन्फाइंड है, टाइम बचेगा तो मैं आगे के लेजिस्लेशंस भी आपको कवर कराऊंगी, पर ये मोटा मोटी जो लेजिस्लेशंस हैं जिससे कि आपके प्रीवियस ईयर बन रहे हैं, क्योंकि वील हैव एन एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑल्सो. यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा स्टार्ट करने के बाद हम पूरा प्रीवियस ईयर एनालाइज करेंगे. पर ये जो मेजर, जो मैंने देखा है कि ये जो मेजर एक्ट्स हैं इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इतना आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल 300 में से 300 तो नहीं, पर आप मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन लेबर लॉ से रिलेटेड तो आप लगा सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो कि थोड़ा सा थेरेटिकल है, इससे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा. मतलब एज आई हैव टोल्ड कि एक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट देयर आर सम इंटरप्रिटेशंस जो कि बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने दिया है. ठीक है, बहुत सारे आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे, और मतलब इफ यू आर फ्रॉम अ लॉ बैकग्राउंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर, कि अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि देयर आर सर्टेन थ्योरीज, जैसे कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो आपने देखा होगा कि देयर आर सर्टेन थ्योरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो वो सारी जो थ्योरीज हैं
जैसे कि एक्लिप्स थ्योरी है, ठीक है, उसके बाद फिर कलरफुल लेजिस्लेशन थ्योरी है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है। तो ये सब आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, बट इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट। सो उसके लिए देयर आर सर्टेन मिसलेनियस टॉपिक्स, जिसमें कि सबसे पहले आपको टाइप ऑफ यूनियनिज्म पढ़ना है, व्हाट इज यूनियनिज्म एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूनियनिज्म। देयर आर सर्टेन टाइप्स, ठीक है, और यूनियन बनाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, वैसे तो आप ट्रेड यूनियन एक्ट में उसको पढ़ेंगे, बट देयर आर सर्टेन टाइप्स जो कि इंटरप्रिटेशन है उसका, ठीक है, पहला। दूसरा है आपका लेबर वेलफेयर थ्योरीज, ठीक है, बिकॉज कोई भी पॉलिसी बनती है तो दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन थ्योरीज, तो वो थ्योरीज जो है वो आपको लेबर वेलफेयर थ्योरीज में आएगा। एंड नेक्स्ट इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन, हाउ वर्कर्स पार्टिसिपेट, देन व्हाट इज द होल प्रोसेस, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और दूसरा और लास्ट है आपका जो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स है, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, व्हाट आर द व्हाट आर द बेनिफिशियल मेजर्स विच आर टेकन, जैसे कि कोई न्यू स्कीम आ गई, मान लेते हैं कि कोई न्यू स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ठीक है, या फिर बात की है बजट में, बात की है दैट दे विल बी इन्वेस्टिंग दिस मच, उसके बाद कोई नया अमेंडमेंट्स आया है अगर जो कि लेबर से रिलेटेड है, तो दीज आर द कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स जो कि आपके लिए जरूरी है पढ़ना। ये करंट अफेयर के हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं, एंड सेपरेटली वी विल कवर इट हेयर ऑल्सो। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द लेबर लॉ पार्ट, एंड यू डोंट हैव टू इधर लेक्चर देख रहे हैं, इधर लेक्चर देख रहे हैं, एंड यू आर जस्ट वंडरिंग व्हाट टू डू। यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स combinedly here, day by day you will come with me, you will follow the procedure with me, then I'm damn sure that we will be covering all the labor laws. Apart from the labor law, what I'm thinking for you is that we'll start with certain other subjects also, ताकि आपका एक थोड़ा सा तैयारी और हो जाए इसके अलावा भी। So let me know in the comment section कि इसके अलावा आप कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना चाहते हैं, बट we'll for sure starting with the labor law, और उसके अलावा one more subject you can suggest me in the comment box. Okay then, see you and मिलते हैं हम। let me tell you how we'll start with the procedure. So we'll start with the maternity benefit act, हम क्योंकि छोटा सा एक्ट है तो we'll start, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, तो it will grasp your attention as well. So we'll start with maternity benefit act. तो next class में we will be starting with this Maternity Benefit Act. (1961). Make sure you have your Bayer Act with you. क्योंकि देखिए, अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है ना, क्योंकि आप लॉ बैकग्राउंड के तो है नहीं, ना ही ये एग्जाम हर साल आपको देनी है, तो आप पूरा बुक खरीद के ला रहे तो बहुत अच्छी बात है, पर मेक श्योर यू हैव अ बेयर एक्ट विथ यू। इजीली आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप पीडीएफ फॉर्म में रखिए, नहीं तो 14-15 पेज का है वो, आप इसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं, सो दैट you can also keep an eye कि मैं पूरा पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही हूँ, if all your sections are covered or not, and it will help you in revision also. आपको सब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, I am teaching you, you'll just marking it out and you will revise it very easily. So I have my Bayer Act with me, you get your Bayer Act very quickly, as soon as ये लेक्चर आए उससे पहले आप अपना बेयर एक्ट खरीद लीजिए, और उसके बाद फिर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या फिर पीडीएफ फॉर्म में रखिए, एंड देन वील स्टार्ट विद दिस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। सो आई होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, एंड सपोर्ट अस सो दैट कि ये जो निशुल्क आईएएस का इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, ये आप जैसे कई हजार लाख बच्चों को बेनिफिट दे सके, और कोई भी बच्चा सिर्फ पैसे की वजह से या फिर सिर्फ इसलिए दैट ही इज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, वो अपने इस सपने से दूर ना रह सके। टिल देन, बाय बाय।